तो नमस्ते बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था। डार्विन के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। लेमार्किज्म के बारे में पढ़ा था। आज जो अपन पढ़ने वाले वो ह्यूगो डिवेरिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन हार्डी विनबर्ग स्टार्ट करेंगे। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। और यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। तो देखो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में क्या क्या दिया है वो अपन समझते हैं। तो एक एक लाइन को अपने को एनसीईआरटी की बहुत अच्छे से समझना है। तो ये देखिए बेटा, यहां पर सबसे बड़ी बात कही है जो डार्विन नहीं समझा पाया था। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन? ये वेरिएशन आए कहां से? सबसे बड़ी बात थी हाउ डज स्पेसिएशन ऑकर्स? स्पीशीज का किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ था? इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप। ये तो आप मेंडल जेनेटिक में पढ़ते ही हैं आप। मेंडल के बारे में उसने तो बताए थे सारे किस तरीके से होते हैं, लेकिन डार्विन उस समय इस मेंडल का दोस्त नहीं था, मिला नहीं था, तो उसको पता नहीं था। तो वो कभी भी ये नहीं बता पा रहा था कि वेरिएशन आ कहां से रहे। आ रहे हैं ये बता रहा है, लेकिन आ कहां से रहे ये नहीं बता पा रहा था। डार्विन आइदर इग्नोर्ड दिस ऑब्जर्वेशन, हो सकता है उसने ध्यान ना दिया हो, और केप्ट साइलेंस, कभी कभी जेलसी भी हो जाती है बेटा। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब देखिए ह्यूगो डी वेरिस नाम के एक बहुत बड़े से साइंटिस्ट थे। ही वर्कड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइम रोज ओनिथेरा लेमार्कियाना, इसका साइंटिफिक नेम है ओनिथेरा लेमार्कियाना। लेमार्कियाना। तो बेटा ये जो था यहाँ पर ह्यूगो डी वेरिस, ये इस प्लांट पर काम कर रहा था, और इसने लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन ये देखा। अचानक से, मतलब कोई पॉपुलेशन है, जैसे कि मैं हूं और मेरे दो सिंग आ जाए ऐसे, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होता है। तो इसने क्या किया, लार्ज डिफरेंसेस देखे विच इज अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन। ही बिलीव दैट इट इज अ म्यूटेशन, या तो कोई जीन ऐड हुआ है या डिलीट हुआ है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुआ है। तो ये म्यूटेशन हो गया है वहां पर, which cause evolution and not the minor variation that Darwin talked about. डार्विन तो देखो छोटी छोटी चोंच के बारे में बात कर रहा था कि इसकी बीक ऐसी हो गई, इसकी बीक ऐसी हो गई, मतलब कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं बता रहा था। हाँ, अगर वो बर्ड्स क्रोकोडाइल बन जाए तो ये बहुत बड़ा वेरिएशन है, या वो बर्ड्स एकदम से पिकॉक बन जाए, पिकॉक से और कुछ बन जाए, तो ये बड़ा वेरिएशन। डार्विन ने कभी बड़े वेरिएशन की तो बात ही नहीं की बेटा। जो भी बड़े वेरिएशन की बात हो रही है यहाँ पर, वो अपने ह्यूगो डी वेरिस साहब कर रहे हैं यहाँ पर। इस बात को समझे। तो ह्यूगो डी वेरिस ने क्या कहा, म्यूटेशन और रैंडम, अचानक से हो जाते हैं, डायरेक्शनल लेस, किस तरफ होंगे ये पता नहीं है, किसी से भी कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। वाइल डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, हाँ इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअल वेरिएशन हो रहा है। सो एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, while डिवेरिस बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन। तो ह्यूगो डिवेरिस कह रहा है कि ये स्पेसिएशन कहां से आ रहा है, म्यूटेशन की वजह से, और अचानक से आ रहा है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर बॉट आउट सम क्लैरिटी। तो आगे आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे इन सारी चीजों को। बाकी ठीक है, इसका भी कहना गलत नहीं है, लेकिन बेटा म्यूटेशन से सारी चीजें नहीं होती है, वरना तो काफी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, हम म्यूटेशन इज अ पार्ट ऑफ वेरिएशन आप कह सकते हैं, उसकी वजह से एवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन म्यूटेशन से ही एवोल्यूशन हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है बेटा। कहीं कहीं बैक्टीरिया म्यूटेंट हो जाते हैं, कहीं रेजिस्टेंस, लेकिन बहुत ज्यादा म्यूटेशंस थोड़ी देखने को मिलेगा, वो वाली बात है। तो यहाँ पर बेटा अपनी सारी थियरीज हो गई थी। अब एक बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन वो सेपरेट करवाऊंगा, क्वेश्चन बैंक आपको सेपरेट इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा एवोल्यूशन की। क्लियर? तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि हार्डी विनबर्ग के क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या बातें हार्डी विनबर्ग ने बताई। तो देखिए, in a given population one can find out the frequency of occurrence of alleles of a gene or a locals। देखिए, जिन का मतलब तो आपको पता ही होगा, जिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स के लिए। कैरेक्टर्स, सपोज हाइट हो गई, तो ये कैरेक्टर है। अब उसमें हाइट में वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, ये उसके एलील डिसाइड्स करते हैं। सपोज ये टीटी है, मतलब एक बड़ा टी और एक छोटा टी, ये दोनों एलील्स हो गए, और एक छोटा टी और एक छोटा टी, तो ये ड्वार्फ के एलील्स हो गए।
तो जो ट्रेट डिसाइड करते हैं बेटा वो एलील्स डिसाइड करते हैं। तो ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन और अ लोकस। लोकस वह प्लेस क्रोमोसोम की जहां पर ये जीन प्रेजेंट होते हैं या ये एलील्स प्रेजेंट होते हैं। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू द जनरेशन। यानी कि यहाँ पर कोई चेंजेस होने वाला ही नहीं है बेटा, ये बात आप याद रख लीजिए। और अगर यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होने वाला है तो कोई इवोल्यूशन होने वाला ही नहीं है। आई कुछ बात समझ में? समझ में आया? तो ये चेंजेस कब नहीं होंगे? देखो हार्डी विनबर्ग साहब काफी चीजों को अच्छे से बताते थे। मैं आपको आगे इसमें 1 मिनट में आपको बताता हूँ इसमें। यहाँ पर जैसे कि मैं एक ट्रिक लिखता हूं, नहीं लाया, नहीं लाया रामा, नहीं लाया मैं रामा मूंगफली। तो नहीं का मतलब हो गया आपका नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। लाया, लाया का मतलब हो गया बेटा यहां पर आपकी लार्ज पॉपुलेशन। ये सब मैं क्यों लिख रहा हूं बेटा मैं आपको समझाऊंगा आगे। मे का मतलब माइग्रेशन हो गया, तो ये माइग्रेशन लिख देते हैं अपन। आर का मतलब रामा का मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। और मूंगफली म्यूटेशन हो गया। सर ये क्या लिख रहे हो? अरे बेटा बहुत काम की चीज है, अभी आपको समझ में आएगी। हार्डी विनबर्ग साहब ने कहा अगर कहीं नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है, पॉपुलेशन लार्ज है, कोई माइग्रेशन नहीं होता है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, या आप इसको रिकॉम्बिनेशन हटा दीजिए अपन, क्योंकि अपन ने वैसे भी यहाँ पर म्यूटेशन वर्ड ले लिया है। रैंडम मेटिंग हो रही है। कौन सी मेटिंग हो रही है? रैंडम मेटिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो एलेलिल फ्रीक्वेंसीज है उसमें कहीं चेंज नहीं आना है, कोई इवोल्यूशन नहीं होना है। तो इस बात को अपन यहीं आगे पढ़ते हैं। देखो ये जो मैंने आपको अभी बताया था इसके अंदर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, frequency of occurrence of allele of a gene or a locus. This frequency is supposed to be remain and fixed and remain same through generation। यानी कोई इवोल्यूशन नहीं होना है। कब? जब रैंडम मेटिंग हो रही है, पॉपुलेशन लार्ज है, कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा है, कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज होगी कब? ये भी तो क्वेश्चन बनता है। तो ये चीज होगी कब? तो इसके भी फैक्टर है बेटा, जैसे कि मैं यहां पर बता दूं, माई, मुझे डॉक्टर रील नहीं देखने देता। माही डॉक्टर रील नहीं देखने, 1 मिनट रुको 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 रुको, फिर से लिख देता हूँ। एक ज्यादा हो जाएगा ना, 5 ही फैक्टर बताए उसने तो यहाँ लिख देता हूँ। माही डॉक्टर रील नहीं देखने देता। क्लियर? तो ये तो हो गया बेटा एक फैक्टर, म्यूटेशन। म्यूटेशन ये हो गया आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट। माही मुझे, मुझे भी आएगा इसमें। तो मुझे का हो गया माइग्रेशन, रील का हो गया रिकॉम्बिनेशन, और नहीं का मतलब हो गया नेचुरल सिलेक्शन। देख बेटा डॉक्टर रील क्यों नहीं देखने देता, क्योंकि तुम लोगों के एग्जाम्स एग्जाम्स होते हैं, तो अभी तुम्हारी जरूरत नहीं, बाद में खूब देखना। क्लियर?
तो ये चीज को थोड़ा सा समझो तुम। तो एम का मतलब म्यूटेशन हो गया, डॉक्टर का मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, मुझे का मतलब माइग्रेशन हो गया, रिल का मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया, नहीं का मतलब नेचुरल सिलेक्शन हो गया। अगर ये 5 चीजें होगी बेटा, तो ये जो हार्डी विनबर्ग की जो आप इक्विलिब्रियम देख रहे हैं ना, ये जो इक्वल टू 1 वो बता रहा है, वो कभी भी नहीं आएगी, यानी कि एवोल्यूशन होगा। तो रियल चीज ये वाली है, जो सेकंड वाली है। देखो पहली वाली तो एक हाइपोथेटिकल बात है, ऐसी हो ही नहीं सकता कि माइग्रेशन ना हो, म्यूटेशन ना हो, रैंडम मेटिंग ही हो हर जगह, ऐसा नहीं होता है। तो जो अगर अपन देख रहे हैं इसके अंदर मेन चीज जो आप देख रहे हो इसके अंदर, वो सेकंड वाली है कि माई मुझे डॉक्टर रील नहीं देखने देता। और पहले मैंने आपको बताया था, नहीं लाया मैं रामा मूंगफली। तो ये चीजें हैं बेटा। पहले वाली चीज तो एक हाइपोथेटिकल होगी, बाद वाली जो हो गई माही मुझे, तो म्यूटेशन, माइग्रेशन, डॉक्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, रेल का आपका रिकॉम्बिनेशन हो गया, नहीं का नेचुरल सिलेक्शन हो गया। तो ये जो 5 फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं, म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये सब होंगे, और इसकी वजह से वो इक्वेशन कभी 1 नहीं आती है। तो यही सारी बातें बेटा इन सारे पैराग्राफ्स में लिखी है, और यही कहानी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये तो मैंने ऐसे ही आपको एक ट्रिक दे दी है, बाकी समझिए। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग algebraic equation. This principle says that allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. ये तो आपको समझ में आ ही गया। द जीन पूल, जीन पूल का मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ जीन। सपोज ये यहाँ पर टी 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 टी, छोटा टी छोटा टी छोटा टी छोटा टी, और टी टी, बड़ा टी छोटा टी। तो आपको यहाँ पर 10 एलील नजर आ रहे हैं। तो एलील अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें तो बड़े वाले 5 है, तो डिवाइड बाय 10 कर दो, तो 0.5। और छोटे वाले का भी सेम हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा इसके अंदर, उसको भी आप 5 को डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 0.5। तो ये क्या कह रहा है? द जीन पूल, टोटल जीन एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन अ constant, and this is the genetic equilibrium. Sum total of all allelic frequency is 1. तो allelic frequency 1 का मतलब ये बता रहा है बेटा यहाँ पर p plus q, p plus q is equal to 1। ये क्या बता रहा है यहाँ पर? p plus q is equal to 1। तो ये बेटा आपको याद रखना, इसी के बेस पे अपन आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। Individual frequencies, for example, can be named p, q, etc. In a diploid, P and Q represent the frequency of allele A, जो बड़ा वाला हो गया, P बड़े वाले के लिए हो गया, और Q आपके छोटे वाले के लिए हो गया। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ AA क्या हो जाएगा? वो तो P स्क्वायर हो जाएगा, वैसे ही QQ की क्या हो जाएगी? Q स्क्वायर हो जाएगी। So this is simply stated in another way, that is the probability that an allele A with a frequency of P appear on both the chromosome of diploid individual is simply the product of the probabilities, दैट इज पी स्क्वायर, कि वहां पर पी है, यहां पर भी पी है, तो पी स्क्वायर हो गया। सिमिलरली ऑफ ए इज क्यू स्क्वायर, इसकी क्यू स्क्वायर की प्रोबेबिलिटीज है, और ए और ए की 2pq, हेंस पी स्क्वायर, क्योंकि आपने यहां पर क्या किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया आपने, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ले ली ना इसके अंदर। देखिए इस तरीके से अगर आप पुनेट स्क्वायर बनाते हैं बेटा यहाँ पर, तो देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसी पेज में। अगर यहाँ पर अपन पुनेट स्क्वायर बनाते हैं सपोज, तो आप समझिए इस चीज को, काफी सिंपल है। अगर अपन जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी अगर इसकी अपन देख रहे हैं, तो अपने पास दो तरीके के एलील हो गए थे। सपोज टी को अपन ने क्रूज किया टी के साथ में, तो आपके पास में कौन कौन से एलील है? टी और टी है, इधर भी आपका टी और टी है। तो क्या क्या बनेगा? टी टी बनेगा, बड़ा टी छोटा टी बनेगा, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी और छोटा टी। तो ये बन गया आपका टी को अगर आपने पी स्क्वायर मान लिया तो ये पी स्क्वायर हो गया, छोटा टी को आपने क्यू स्क्वायर मान लिया, ये क्यू स्क्वायर हो गया, और ये 2t हो गया, तो ये 2pq हो गया। यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज है, इसको भी उसने क्या बताया? इक्वल टू 1 बताया। ये कुछ बात आई बेटा समझ में? सिंपल सी चीजें हैं, वापस से अपन उस लाइन को पढ़ते हैं, देखो आएगी आपको समझ में। तो यहाँ देखिए,
This is simply in another way that the probability that an allele A with the frequency of P appear on both the chromosome. अगर किसी क्रोमोसोम पर दोनों ही जगह बड़ा P है of diploid individual is simply the product of probability, then it is P square. अगर वहां पर Q है तो वो Q स्क्वायर हो जाएगा या 2PQ हो जाएगा, यही तो लिखेगा. दिस इज द बाइनोमियल इक्वेशन ऑफ P plus Q square. When frequency measured differed from expected value, the difference indicate the extent of evolutionary changes. अगर आपने फ्रीक्वेंसी मेजर की P plus Q equal to 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो वहां पर क्या आ रहा है? एवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं. तो ये क्यों हो रहा है? डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनबर्ग, that is change of frequency of alleles in a population, would then be interpreted as a resulting in evolution. तो जो भी आपके जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी विनबर्ग के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील का, वो क्या इंटरप्रेट करेंगे कि एवोल्यूशन हुआ है वहां पर. यही तो पता चलेगा अपने को अगर P plus Q is equal to 1 नहीं है तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं बेटा. इन लाइनों को अच्छे से समझो, आपको सारी लाइनें समझ में आ जाएगी. आगे देखिए, ये 5 फैक्टर तो मैंने अभी आपको बता ही दिए. 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी विनबर्ग. दिस आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो. देखिए, माइग्रेशन और फ्लो में क्या अंतर है? सपोज एक डियर है जंगल के अंदर और ये घूमने किसी और जंगल में चली गई दूर कहीं, तो क्या होगा? ये तो हो गया इसका माइग्रेशन, और वहां जाकर इसने मेटिंग की और न्यू पॉपुलेशंस बनाई, तो वो हो गया जिन फ्लो. इस ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जा रहा है. ये तो जिन माइग्रेशन हो गया कि जिन एक प्लेस से दूसरी प्लेस चला गया, इसके अंदर जो भी जेनेटिक चीजें थी, मटेरियल था, फिर वो जाकर जहां कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसको आप बोलते हैं जिन फ्लो. जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये 5 चीजें हैं बेटा. When migration of the section of the population to another place and population occurs, gene frequency change in original as well as in the new population. तो सपोज ये माइग्रेशन यहाँ पर हुआ और फिर यहाँ पर बेटा नई पॉपुलेशंस बन रही है, तो जो पुरानी पॉपुलेशन है और नई पॉपुलेशन दोनों में ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. ये बात यहाँ पर लिखी है. न्यू जीन्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन, बिल्कुल, एंड दिस आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन. यहाँ पर ये गया है तो यही तो कुछ नए जिन देगा. देयर वुड बी अ जिन फ्लो इफ दिस जिन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम. तो जिन फ्लो होने ही लग जाएगा अगर बार बार ये माइग्रेशन होता रहेगा इस तरीके से. तो मैं इस लाइन को मार्क कर देता हूं. तो जिन फ्लो का मतलब क्या हुआ? देयर वुड बी अ जिन फ्लो इफ दिस माइग्रेशन हैपेंस multiple time. So if the same change occurs by a chance, then it is called genetic drift. Genetic drift का मतलब ये हुआ by chance कोई चीज होती है. जैसे सपोज ये देखिए, मैं एक बॉटल बताता हूँ, इसमें कुछ पेबल्स रखे हैं आपने खेलने के लिए अपने, और सपोज किसी कारण से, मतलब ये पेबल्स को आप कोई पॉपुलेशन मान लीजिए, अब किसी कारण से चाहे वो ज्वालामुखी आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, कुछ एक्स वाई जेड, ये 2 पेबल खत्म हो जाए तो ये इस पॉपुलेशन नेक तक आ जाएगी. इसको आप बोटल नेक इफेक्ट बोलेंगे. ये आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट है जो किसकी वजह से हो रहा है? बाय चांस. कहीं भूकंप आ गया, कहीं सुनामी आ गई, तो यहाँ पर आपके जीन्स खत्म हुए. फिर अब जो नया स्पीशीज बनेगी वो इनके मेटिंग से बनेगी बेटा. तो इसको आप बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. Sometimes the change in allele frequency is so different in a new sample of population that they become a different species. ऐसा भी हो सकता है. अगर allele frequency is so different in a new sample of population तो different species बन जाएगी. The original drifted population become founders. अगर सपोज ये आइलैंड है बेटा, इस आइलैंड से ये पॉपुलेशन दूसरे आइलैंड पर जा रही है, तो वहां के लिए तो ये फाउंडर होगी ना, एंड दिस इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट. आई कुछ बात समझ में? ये जेनेटिक ड्रिफ्ट की ही बातें हैं. एक तो आपके चांस इंटरेक्शन से हुआ, जिस जो मैंने आपको बोटल नेक इफेक्ट बताया, और दूसरा मैंने फाउंडर का भी बताया कि अगर बहुत सारी चीजें वहां पर गया, अगर यहाँ से और दूसरी जगह पर जाता है और वहां पर न्यू पॉपुलेशन बनती है, तो वो आपका क्या हो गया? फाउंडर इफेक्ट हो गया. तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं बेटा, ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए. अब देखिए, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन when selected will result in observation of
न्यू फिनोटाइप्स बिल्कुल है बेटा। अगर कोई म्यूटेशंस हो रहा है, एडवांटेजेस म्यूटेशंस कुछ भी हुआ, तो वो आपको न्यू फिनोटाइप्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओवर फ्यू जनरेशन दैट वुड रिजल्ट इन अ स्पेसिएशन। एक के बाद एक जनरेशन बनती जाएगी, इस तरीके के जो जिन चेंजेस हुए तो नई स्पीशीज बन जाएगी। जैसे माइक्रोब्स के अंदर रेजिस्टेंट वाले आ जाते हैं। सो नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny। ये तो मैंने तुमको पहले ही बताया, डार्विन ने बताया, नेचुरल सिलेक्शन ही वो चीज है जिसकी वजह से आपकी न्यू प्रोजेनी बन रही है। जहां भी कंपटीशन है, वेरिएशंस हुआ, जो भी जिन चेंजेस हुए, उसकी वजह से न्यू प्रोजेनी बनी। तो ये हेरिटेबल वेरिएशंस है जिनकी वजह से ये बन रही है। और इसने नेचुरल सिलेक्शन को क्या बताया है कि नई प्रोजेनी बननी चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, और ये किस पर डिपेंड है? रिप्रोडक्शन पर। इज इट क्लियर? A critical analysis makes believe that variation due to mutation, चाहे mutation से आ रहा है, और variation due to recombination during gametogenesis, ये तो आपको पता ही है। आप जाइगोटिन, पैकाइटिन और ये सब पढ़ते ही हैं स्टेजेस सेल डिवीजन के अंदर, तो वहां आपको रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता ही है। और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन द चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड एलील्स इन द फ्यूचर जनरेशन। तो ये सारी चीजें बेटा अपने को देखने को मिलेगी ही मिलेगी, अगर ये कोई भी पॉइंट इनमें से हुआ तो। Coupled to enhance reproductive success, natural selection make it took like a different population. Natural selection can lead to stabilization, more individual acquire mean character। अभी मैं तुमको एक ग्राफ बताऊंगा। Directional changes, individual acquire value other than the mean character। अदर देन मीन कैरेक्टर आए तो वो कौन सा कहलाता है बेटा? डायरेक्शनल। ये बात याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको ग्राफ में समझाऊंगा। और डिस्ट्रप्शन मतलब पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ द एंड्स ऑफ द डिस्टरबेंस कर्व। तो ये जितनी भी लाइन है बेटा स्टेबलाइजेशन की, डायरेक्शनल की और डिस्टरबेंस कर्व की, ये अपन यहां पर समझेंगे। तो जो भी डिस्ट्रप्टिव हुआ इसमें, जो भी डायरेक्शनल हुआ, सब यहां देखिए। अगर नेचर सपोज आपके पास में 3 एलील्स है, आप ये समझिए, मैं इसमें एक एग्जांपल दे देता हूं आपको सिकल सेल एनीमिया का। आपके पास 3 एलील्स है, ए ए ए ए, और नेचर ने सेलेक्ट किया इस वाले कैरेक्टर को, बीच वाले कैरेक्टर्स को, तो ये स्टेबलाइजिंग हो गया। और ये देखने को मिलता है बेटा अपने को सिकल सेल एनीमिया अफ्रीका के अंदर, वहां आप इसको देख सकते हैं। देखो साधारण सा हीमोग्लोबिन है तो एच बी ए वाला है, और अगर आप ये देखते हैं तो ये एच बी एस वाला तो कैरियर हो गया, और एच बी एस ये तो खत्म ही हो जाएगा बेटा। तो आप ये समझिए एच बी एस तो वैसे ही खत्म हो गया। अब ये वाले जो हैं एच बी ए और एच बी एस, अगर मलेरिया होता है किसी को, तो ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं बेटा, ये आपको पता है आरबीसी पर एक्ट करते हैं। तो मस्त फूड इनका ये है या ये है? जहां पर आपका हीमोग्लोबिन बढ़िया मिल रहा है वही वाला इनका अच्छा फूड होगा, ये वाला तो होगा नहीं। तो ये तो वैसे खत्म हो गए, और यहाँ पर बेटा मलेरिया हुआ तो ये इनको खा गए, तो बच्चे कौन से? ये वाले एच बी ए और एच बी एस, यानी कि ये बीच वाली लाइन। ये थोड़ी सी आपको पीक हायर भी दिख रहा है, नैरोअर भी दिख रहा है, या है समझ में? बाकी मेलेनिक मोथ का मैंने बताया था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो व्हाइट कलर वाले सरवाइव कर रहे थे, यानी कि ये वाले। और अब ये ग्राफ इधर खिसक गया, तो अब ये वाले सरवाइव करने लग जाएंगे। पहले ये वाले कर रहे थे, अब ये ग्राफ इधर खिसक गया तो ये वाले सरवाइव करने लग गए। तो ये डायरेक्शनल हो रहा है, जो भी चेंजेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो ब्लैक वाले सरवाइव करने लग गए। क्लियर? और ये टू पिक्स देखिए, इसने पेरिफेरल कैरेक्टर्स को लिया, ये डिस्ट्रप्टिव एवोल्यूशन से एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन का। देखो ये तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन ही है, ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन हो गया और डिस्ट्रप्टिव हो गया। इसमें पेरिफेरल कैरेक्टर्स को लिया। सपोज कोई फिश है जो ब्राउन कलर की है, और एक ब्लैक कलर की है और एक व्हाइट कलर की है।
तो बेटा व्हाइट और ब्लैक वाली क्या करती है, जैसे समुद्र के अंदर ये व्हाइट, ये ब्लैक वाली है, ये ब्लैक वाली और ये व्हाइट वाली। व्हाइट वाली तो सैंड के अंदर बच गई और ब्लैक वाली आपके पहाड़ों में बच गई। फंस कौन सी गई? ब्राउन वाली। आए कुछ समझ में? तो नेचर ने किसको सेलेक्ट किया यहाँ पर? पेरिफेरल कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया। दिस इज द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एवोल्यूशन। तो ये तीनों ही ग्राफ बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इनके रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ये चीजों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आई ये बात समझ में? तो ये सारी बातें हो गई बेटा। अब अपन पढ़ेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें आपको थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन तो ही है। About 200 million year ago, the first cellular form of life appeared on the earth. ये तो बताया ही था मैंने तुम लोगों को। नॉन सेलुलर आपकी ये तो 2 बिलियन होगी, वो 3 बिलियन ईयर अगो आई थी। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ 4 बिलियन अगो बताया। वो कौन सी फॉर्म थी? वो नॉन सेलुलर थी, सेलुलर पता नहीं, लेकिन वो रटना ही पड़ता है, एनसीईआरटी कंफ्यूज करती। The mechanism of how non-cellular aggregates of giant macromolecules could evolve into सेल विद अ मेम्ब्रेन एनवेलप इज नॉट नोन। ये सब हाइपोथेटिकल बातें बताई गई थी, कैसे उससे बने होंगे, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, कैसे मतलब जो कॉन्सर्वेट्स थे जो आपके ऑपेरिन ने बताए थे, उससे किस तरीके से मेम्ब्रेनस एनवेलप बने, कोई भी नहीं बता सकता। सम ऑफ दिस सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज की। The reaction could have been similar to the light reaction in photosynthesis, where water is split into the help of solar energy captured and channelized by appropriate light harvesting pigment. Slowly single celled organism become multicellular form. देखो इसी तरीके से सारी चीजें चली होगी बेटा। ये फोटोसिंथेसिस में भी आप देखते हैं ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और कैसे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर आप एक सिंपल सी चीज समझिए बेटा। यहाँ ये बता रहा है कि जो सिंगल सेल बने हैं और वहां से मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे बनी है, ये अपने को बेसिक इसमें समझना है। तो इन्होंने ये सारी चीजें मैंने तुमको उसमें वैसे ही बता दी थी एसएल मिलर के एक्सपेरिमेंट्स में, कि ओजोन की लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ओजोन का फॉर्मेशन हुआ, टेरेस्ट्रियल लाइफ आई। मतलब हेट्रोट्रोपिक से आपके कीमो ऑटोट्रोफ, फोटो ऑटोट्रोफ, फोटो ऑटोट्रोप्स के बाद में आपके वाटर के अंदर लाइफ स्टार्ट हुई, और वहां से ये सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए अपन इसको छोड़ देते हैं। By the end of 500 million year ago, invertebrates were formed. ये प्री कैम्ब्रियन एरा वगैरह थे बेटा, बहुत पहले के है ये तो। तब आपके सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स आए, तो आप याद रख लेना 500 मिलियन ईयर अगो। ये डेटा आपको याद रखना है। और उसके बाद में आई आपकी जोलेस फिशेस, मिक्सिन और ये सब पढ़ते हो ना तुम एनिमल किंगडम में, वो सारी जोलेस ही तो है, पेट्रोमाइजिन और ये सब साइक्लोस्टोमाटा वाली। इवोल्व्ड अराउंड 350 मिलियन ईयर अगो, तो ये यहाँ पर हुई है। फिर सीवीड से एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320, तो ये लगभग आसपास आसपास ही हुए। वी आर एबल वी टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेंटेड लैंड्स वर प्लांट, सबसे पहले प्लांट्स आए, ये बात याद रखना। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन द लैंड व्हेन एनिमल इन्वेंटेड लैंड। फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। ये आ रही है जा रही है, तो ये थोड़ी सी एम्फीबियन कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है ना। और ये 350 मिलियन ईयर अगो 1938 में आपने एक फिश को कॉट किया था इन साउथ अफ्रीका, हैपन टू बी अ सिलोकेन which was thought to be extinct. Shark like थी बेटा ये एक। This animals called dolphins evolved into the first amphibians that lived on the both land and water. तो बेटा यहाँ पर जो ये लाइन है, ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। इन 1938 कहां पर फिश देखी थी आपने? साउथ अफ्रीका में, हैपन टू बी अ सिलोकेन। और ये बेटा किसकी कनेक्टिव लिंक्स आपको देखने को मिल रही? फिश एंड एम्फीबियंस की, ये पूछा जाता है। तो आप याद रखना दिस एनिमल्स कॉल्ड डॉल्फिन्स, और किसके अंदर इवोल्व हुई है? फर्स्ट एम्फीबियंस के अंदर। दे आर नो स्पेसिमेन ऑफ दिस लेफ्ट विद अस। अब कहां से होगा? जब चीजें एक्सटिंक्ट हो गई तो बहुत मुश्किल है बेटा, कहां से ढूंढ कर लाओगे आप? समुद्र बहुत बड़ा है बेटा। However, this were ancestor of modern day frog, कह सकते हो फ्रॉग की नानी नाना जो भी है, XYZ, लेकिन एक्सटेंट हो गई। एंड salamanders, the amphibians evolved into reptiles। तो एम्फीबियंस जो बने होंगे फिर उससे रेप्टाइल्स बने।
क्योंकि टेरेस्ट्रियल लैंड पर आ गए थे, कभी पानी में जाते, कभी लैंड पर रहते, कभी पानी में जाते, कभी लैंड पर रहते, तो धीरे धीरे लैंड पसंद आने लग गई हुई हो गई इनको, तो ये रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए। एडेप्टिव रेडिएशन से बेटा, आप जिस जगह रहोगे और वहां का क्लाइमेट जिस ऑर्गेनिज्म के सूट होने लग जाए, तो वहां पर धीरे 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 वो वैसा ही इवोल्व होने लग जाता है, मेरे जाना ही नहीं पानी के अंदर। और अगर पानी के अंदर नहीं जाना तो फिर उसकी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, थिक शेल्ड एग देने पड़ेंगे, कैलकेरियस एग, ताकि वो ड्राई अप ना हो इन सन, अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। इनके तो नॉन कैलकेरियस रहते हैं। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स, द टर्टल, टोटोइज, क्रोकोडाइल्स, देख सकते हैं अपन ये सारी चीजें। इन द नेक्स्ट 200 million year ago or so, reptiles of different shapes and size dominated on the earth। मतलब यहाँ पर अब रेप्टाइल्स आने लग गए, आपके टोटोइज, क्रोकोडाइल और ये सब चल रहे हैं। जायंट फर्न्स, टेरिडोफाइट्स भी देखने को मिले, वर प्रेजेंट, बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपोजिट स्लोली। धीरे धीरे खत्म तो होंगे ही बेटा। सम ऑफ दिस लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू द वाटर, कुछ रेप्टाइल्स वापस पानी में चले गए, टू इवोल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल, प्रोबेबली 200 मिलियन ago। स्टायोसोरस बोलते हैं। आप सिलोकेन को ध्यान रखना, वो एम्फीबियंस लाइक है, और स्टायोसोरस आपके किसके लाइक है, फिश लाइक रेप्टाइल्स। कब देखने को मिला, 200 मिलियन ईयर को। ये डेटाज आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर, द बिगेस्ट ऑफ देम वाज टायरेनोसोरस। ये मैंने आपको बताया ही था। उसकी ट्रिक्स भी मैंने आपको बना कर दी है, इस लेक्चर के आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहां से सर्च करके देख सकते हैं। जो 20 फीट इन हाइट एंड अ ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, मैंने बताया था नॉन वेजिटेरियन था ये। अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो द डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। ये भी डेटा याद रखना। वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन, सम से क्लाइमेटिक चेंजेस किल्ड देम और सम से दे में इवॉल्व इनटू बर्ड्स। बर्ड्स में तो क्या इवॉल्व हुए होंगे, इतना बड़ा आदमी और बर्ड्स तो इतनी बड़ी मेरे को तो नहीं दिखी, लेकिन कहते हैं द ट्रुथ में लिव इन बिटवीन। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। क्रोकोडाइल वगैरह हम देख ही रहे हैं। तो ये सिंपल सिंपल सी लाइन है बेटा। बाकी फर्स्ट मैमल लाइक तो आपको श्रू देखने को मिले थे। देयर फोसिल्स आर स्मॉल साइज। मैमल्स वर विविपेरस, हमें पता ही है, एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबोर्न यंग इनसाइड द मदर बॉडी। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एटलीस्ट। तो मैमल्स तो बेटा इंटेलिजेंट बने ही है, तभी तो ये लैंड पर रूल कर रहे हैं आज भी, रेप्टाइल्स को थोड़ी करने दिया। When reptiles came down, mammal took over this earth. There were in South Africa mammal resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. देखने को मिले थे। Due to continental drift, क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई, मतलब कॉन्टिनेंट सेपरेट होने लगे, बीच में समुंदर बनने लग गए। जैसे सपोज ये लैंड एरिया है, तो ये किसी की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसी भी वजह से हो सकती है बेटा, चाहे माउंटेन से हो, चाहे आपके किसी से भी हो। सपोज इन ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गई, तो इस समय क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ज्वाइन नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऐसा हुआ। एंड दिस एनिमल्स वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिका फोना। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर किसने यहाँ पर ओवर रिडन किया है, नॉर्थ अमेरिका ने। ये बात बेटा स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि साउथ अमेरिकन वॉज ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिका फोना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, आप लोगों को आनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पाउच मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन। अब देखो मैंने बताया समुद्र बन गया, माउंटेन बन गए, एक ऐसा कोना जहां पर केवल मार्सुपियल्स ही है, वहां पर कोई कंपटीशन ही नहीं है प्लेसेंटल से, तो वहां वो मार्सुपियल सर्वाइव कर गए। एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, एक ही जगह पर आपको देखने को मिले। और यहाँ के प्लेसेंटल इतने भोले भाले थे, जो बेचारे मार्सुपियल्स को इन्होंने परेशान भी नहीं किया, तो मस्त मस्त कंगारू बन गए। अपने इधर थोड़ी है कंगारू, ये केवल रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एक जगह पर। आई बात समझ में? सो लेट्स बी फॉरगेट सम मैमल्स लिव होली इन वाटर। तो ये तो अपने को पता होना ही चाहिए, लाइक वेल्स है, डॉल्फिन है, सील्स है, सी काउस आर सब एग्जांपल्स। ये सारे मैमल ही है, वेल मछली नहीं है, डॉल्फिन मछली नहीं है, और सी काउ दूध नहीं दे रही है आपको बाहर आकर। क्लियर? समुद्र में जाकर तुम ला सकते हो तो ले आना।
एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एक्सेट्रा आर द स्पेशल स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन, आप देख सकते हो, लेकिन इतना आपके कोई इंपॉर्टेंट नहीं पूछी नहीं जाती है. सो यू विल लर्न अबाउट दिस इन हायर क्लासेस. द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द एवोल्यूशन ऑफ मैन विद अ लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस. ये तो बहुत बड़ी चीज है बेटा. लैंग्वेज आई तभी तो आप एक दूसरे से बात कर पाते हो. आज मैं आपको नॉलेज दे पा रहा हूँ, आप मेरी बात सुन पा रहे हो, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, आपकी परेशानी आप मेरे को बता सकते हो, मैं अपनी परेशानी आपको बता सकता हूँ. तो ये तो लैंग्वेज स्किल्स है ना बेटा, इसी से तो हो रही सारी चीजें. रफ स्केच ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म, their times on a geological state are indicated in this figure. तो ये डायग्राम बेटा अपने को समझना पड़ेगा फिर तो. बड़ा ही विचित्र प्राणी वाला डायग्राम है बेटा. इसकी मैं एक ट्रिक आपको दे देता हूँ. चलो ब्रो, तो चलो का मतलब हो गया बेटा क्लोरोफाइट, और ब्रो का मतलब हो गया आपका ब्रायोफाइट. तो चलो ब्रो ट्रेक जाएंगे, तो ट्रेक का हो गया ट्रेक्योफाइट्स, और ट्रेक्योफाइट्स से क्या निकल रहा है, जो स्टेरोफाइलम. तो ट्रेक जाएंगे, जो स्टेरोफाइलम का हो गया जाएंगे. अब हम सब, वाह मजे हो गए बेटा, हम सब कहाँ जा रहे हैं, ट्रेक जा रहे हैं. तो चलो ब्रो, तो चलो का हो गया क्लोरोफाइट, ब्रो का हो गया ब्रायोफाइट. कहाँ जाएंगे, ट्रेक जाएंगे अब हम सब. तो ट्रेक का ट्रेक्योफाइट जाएगा जोस्टेरोफाइलम, arborescent lycopods and herbaceous lycopods, then spinopsids. तो ट्रेक जाएंगे हम सब, जाएंगे का क्या हो गया जोस्टेरोफाइलम, अब का arborescent, और हम का herbaceous, और सबका स्पिनोप्सिड्स. क्लियर. अब ट्रेक जाओगे तो बेटा वहां क्या करोगे, ट्रेक जा क्यों रहे हो, फॉरेस्ट फॉरेस्ट घूमने ही जा रहे हो. तो इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फॉरेस्ट घूमेगा कौन नहीं, सभी को ट्रेक जाने की इच्छा होती है. तो फॉरेस्ट घूमेगा कौन, मतलब ये देखो ऐसे क्रॉस में याद करना, फॉरेस्ट घूमेगा कौन, फॉरेस्ट घूमेगा कौन नहीं. वाह, सभी को घूमना पसंद है, सभी घूमने चाहते हैं. तो फॉरेस्ट का फन हो गया, घूमेगा का गिंकोज हो गया, कोनिफोर्स हो गया कौन का, और नहीं का नीटल्स हो गया. ऐसे ऐसे जिग में याद करना है. पहले तो अपन ट्रेक जा रहे हैं हम सब. चलो ब्रो ट्रेक जाएंगे हम सब. क्यों जाएंगे, फॉरेस्ट कौन नहीं घूमना चाहता, तो फॉरेस्ट घूमेगा कौन नहीं, सिंपल सी बात है. लेकिन जब भी अपन पेरेंट्स वेरेंट्स से इस चीज की बात करते हैं ना बेटा, तो पेरेंट्स बड़े नाराज हो जाते हैं. तो पेरेंट्स सेज क्या करने जाओगे तुम वहां पर, सी डोंकी एंड मंकी, गधे और बंदर देखने जाओगे तुम वहां पर, ऐसे ही बोलते हैं ना सभी के पेरेंट्स. यही करने जा रहे हो, यही देख लो. आया कुछ समझ में. तो सिंपल सी चीज चीज ट्रिक है बेटा, काफी सिंपल मैंने इसको बना दी है. ये जो तुमको दिख रहे हैं ना, ये जो टाइम स्केल्स, जो क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, इसका मैं एक सेपरेट आपको बना कर दूंगा ट्रिक. तो उससे भी आपको ये अच्छा याद हो जाएगा. लेकिन क्या होता है कि ट्रिक्स अपन थोड़ी थोड़ी याद करते हैं ना, तो अपने को पूरी याद हो जाती है. एक बार आपको इस ट्रिक को 2-3 बार अपने एक पेपर में लिखना है कि आपके क्लोरोफाइट्स से क्या बन रहा है, ब्रायोफाइट्स. फिर आपके बने थे इधर ट्रेक्योफाइट्स क्लोरोफाइट से, और ट्रेक्योफाइट से क्या बन रहे थे आपके, जो स्टेरोफाइलम बन रहा है, आर्बोरिसेंट बन रहा है, हर्बेशियस बन रहा है, स्पिनोफिट्स बन रहा है. क्लियर. फिर राइना और सिलोफाइटन तो आपको याद रखना ही है यहाँ पर, कि राइना सेज फॉरेस्ट घूमेगा कौन नहीं. ये आप यहाँ पर लिख सकते हो. इस ग्रुप में आपकी राइना है जो बोल रही है फॉरेस्ट घूमेगा कौन नहीं, सभी को घूमना है. लेकिन पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स से सी डंकी मंकी, वहां क्या तुम गधे और बंदर देखने जाओगे. यही होता है बेटा, कोई प्लानिंग घूमने की होती है तो कभी कभी. लेकिन कोई बात नहीं, इससे आपको ये चार्ट तो याद हो गया. तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं बेटा, आप इस चार्ट को भी अच्छे से याद कर सकते हो. ज्यादातर तो अभी तक कभी नीट में इसके रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आए नहीं है, लेकिन आ जाए तो भी आपको याद करके जाना है, क्यों कुछ भी आ सकता है. पेपर का लेवल कभी भी बढ़ सकता है, तो अपने को सारी चीजें आनी चाहिए.
वरना कोई ये ना कहे कि मैं सर का लेक्चर देखा और मैं ये चीज ना कर पाई। अब ये वाला जो है बेटा, इस चैप्टर के मैंने सारे ही आपको बनाकर दे दिए हैं, तो ये वाला आप अपने से बनाएंगे, और नहीं बनता है तो वापस आप मेरे जो ट्रिक वाला जो प्ले लिस्ट है, मतलब उसमें आप देख लीजिएगा एवोल्यूशन की, इसको भी बना कर दे दूंगा। क्लियर? तो सिंपल सी चीजें जो आपको आनी चाहिए।